मेरी जिंदगी एक दीवार है जिसका प्लस्तर मैं अपने नाखूनों से खुरचता रहता हूँ। कभी चाहता हूँ कि ये दीवार बेतरतीब होके गिर जाए और कभी इसी मलबे के ढेर पे एक नई इमारत खड़ी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मुआशरे का आईना हूँ, उसका हकीकी अक्स। मेरा हाथ इस सोसाइटी की पल्स पे है। मैं निज़ाम पर कै करने वाला उर्दू का सबसे बड़ा अफसाना निगार सादत हसन मंटो। मैं बनाव सिंगार करना नहीं जानता हूँ, किसी की जलालत पर स्त्री करना नहीं जानता हूँ। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरी कहानी एक आईना है जिसमें समाज अपने आप को देख सके। सादत हसन मंटो की जिंदगी भी उनके अफसानों की तरह इंटरेस्टिंग, कंट्रोवर्शियल और मुख्तसर थी। 42 साल, 8 माह और 4 दिन की जिंदगी, लेकिन गुजारी अपनी शराइत पे। मैं नहीं मानूंगा, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। यही था मंटो। मूंग दी दाल ऑफ द पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान एंड मंटो। अगर आप मेरे अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह है कि जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त। सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स का पर्दा चाक करने वाला मंटो, उसके चेहरे से नकाब नोच लेने वाला मंटो। बहुत सारे क्रिटिक ये लिखते हैं कि बचपन ही से बाप की शफकत से महरूम और बेरुखी इख्तियार करने वाला मंटो आवारा ना होता तो क्या होता, मंटो नाराज ना होता तो क्या होता। और यही वो साइकोलॉजिकल पॉइंट था जिसकी वजह से हम ये समझ सकते हैं कि मंटो के अंदर एक इनकलाबियत थी और वो रेबल होने लगा। उन रंडियों के यहाँ मर्द नमाज या दुरूद पढ़ने के लिए तो नहीं जाते? अच्छा, उन्हें वहां जाने की खुली इजाजत है, लेकिन हमें उनके बारे में लिखने के लिए क्यों नहीं? मेरा खास अंदाज है, एक तर्ज़े फिक्र है। कोई मुझे फहश निगार कह रहा है तो कोई मुझे तरक्की पसंद। ये कन्फ्यूजन, आखिर क्या कन्फ्यूजन है? खुदा जाने वो मुझसे चाहते क्या हैं। लानत है सादत हसन मंटो तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें तो गाली भी सलीके से नहीं दी जाती। मंटो जो कभी तीरथ राम फिरोजपुरी के नावल पढ़ा करता था, अब विक्टर हुगो और ऑस्कर वाइल्ड पढ़ने लगा। ज्यादा वक्त मसावात अखबार के दफ्तर में गुजरने लगा और फिल्मी पेज का इंचार्ज बना दिया गया। मंटो ने मैक्सिम गोर्की, चेखोव, पुश्किन और दोस्तोयेव्स्की को भी पढ़ डाला। 1936 में मंटो का पहला अफसानवी मजमुआ आतिश पारे के नाम से शाया हुआ। मंटो लाहौर में ज़्यादा देर ना रह सके और 1935 से 1948 तक बॉम्बे में रहे। वहाँ इंडियन रेडियो में काम किया और उसके साथ साथ इंडियन टॉकीज़ के लिए, सिनेमाज़ के लिए, फिल्म साज कंपनीज़ के साथ काम करना शुरू कर दिया। मुकालमे, किरदार और फिल्मों के स्क्रिप्ट लिखे। 1939 में कश्मीरी लड़की सफ़िया बेगम से मंटो साहब की शादी हुई, जिसमें से 3 बेटियां पैदा हुईं और एक बेटा आरिफ जो बचपन ही में फौत हो गया। 1948 में मंटो पाकिस्तान आ गए, लेकिन अपने साथ सोचों और ख्यालात का बहुत बड़ा बोझ लेके आए और हर वक्त सिर्फ यही सोचते रहते, क्या मेरा लिटरेचर भी इस बंटवारे के नतीजे में तकसीम हो गया? आधा हिंदुस्तान में रह गया और आधा पाकिस्तान में रह जाएगा। मेरे ख्यालात के साथ क्या हुआ? ये पार्टीशन ने क्या कर दिया है? इसी कन्फ्यूजन में मंटो का कलम दोबारा से चलने लगा और उस दर्द को जो इस तकसीम के नतीजे में उसने देखा था वो लिखने लगा। मंटो के कलम से निकलने वाला हर लफ्ज़ उस वक्त
सवाल बनकर चीख रहा था। मंटो निज़ाम पे कह करने लगा। मंटो एक चीख बन चुका था। बहरों को सुनाने के लिए मंटो जोर लगाने लगा। मंटो को पागल कहा जाने लगा। मंटो को हर वक्त यही फिक्र रहती कि हाय मेरे हिंदुस्तान के साथ क्या हो गया है। मंटो को दीवाना करार दिया गया। मंटो कहने लगा, मेरे सवालात का जवाब दो, मैं तुम लोगों से उगलवा के रहूँगा कि तुमने ये क्या किया। यही वो बात थी जिसकी वजह से मंटो कंट्रोवर्शियल होने लगे और मुतनाज़े तहरीरें डिक्लेयर होती गईं। मंटो जो लिखता गया उस पे मुकदमा दायर होता गया। कटहरे में लोगों को लाने वाला और खड़ा करने वाला मंटो आज खुद कटहरे में खड़ा था। सवाल यह है कि जो चीज जैसी है उसे वैसे ही पेश क्यों ना किया। मैं वही लिखता हूं जो जानता हूं, जो देखता हूं। पार्टीशन से पहले ही मंटो के 3 अफसानों धुआं, काली शलवार और बू पर फहाशी के इल्ज़ामात लग के मुकदमात दायर हो चुके थे। मंटो ने उसमें अपील की और अपने मुकदमे की वजाहत करने के बाद मंटो को बरी कर दिया गया। और क़याम पाकिस्तान के बाद मंटो की ज़िंदगी का शाहकार अफसाना मास्टरपीस ठंडा गोश्त आया, जिसके बाद एक भौचाल आ गया और सब हिल के रह गए। नदीम, मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाया है, अपने ज़मीर की मस्जिद का नाम नहीं। ये मंथली जावेद का पहला शुमारा था जो मार्केट में आने से पहले ही जब्त कर लिया गया। उसकी तमाम कॉपीज हर जगह से जब्त हुई और ठंडा गोश्त फिर भी पाकिस्तान के कोने कोने में पहुंचने लगा। फहाशी के इल्ज़ामात और मुकदमात का ना थमने वाला सिलसिला जारी था। ठंडा गोश्त की वजह से भी मंटो पर मुकदमा दायर हो गया कि ये तो फहश है, ये मुआशरे की इखलाकी इक़दार के लिए ख़तरा बन गया है। मंटो ने इसका तारीख़ी जवाब दिया। आपने अदालत में कहा, मुझे बताओ तो सही मैं हूँ कहाँ पे, ये पाकिस्तान है या भारत है, मुझे समझाओ तो सही। अगर मेरी ज़हनी कन्फ्यूजन चलती रहेगी तो मेरा कलम यही लिखेगा, मुझे बताओ कि मैं कहाँ पे हूँ। ये सवाल बार बार जज साहब के सामने मंटो दोहराते रहे। उन्होंने कहा, जनाब मुझे इसका जवाब चाहिए इससे पहले कि मैं अंदर से तकसीम हो जाऊं। मैंने तो ठंडा गोश्त में सिर्फ ये पूछा था कि हिंदुस्तानियों और पाकिस्तानियों के मसाइल एक जैसे नहीं थे, मुझे तो इसी का जवाब चाहिए था। आज़ादी के बाद हमारे हालात फ़रंगी अहद से मुख्तलिफ कैसे होंगे, मंटो का ये सवाल भी मुआशरे के साथ था। मंटो ने ठंडा गोश्त अहमद नदीम कासमी की फरमाइश पर तहरीर किया था, लेकिन जब छपने की बारी आई तो सादत हसन मंटो को कासमी साहब ने बताया कि मंटो साहब, मैंने आपका अफसाना पढ़ा है, ये बहुत शानदार तहरीर है, ठंडा गोश्त मेरे लिए बहुत गर्म है, हम इसे शाया नहीं कर सकते, आप कुछ और लिख लीजिए। उसके बाद मंटो ने क्या लिखा, खोल दो। जब कासमी साहब ने वो पढ़ा तो उन्होंने कहा, ओके देखते हैं कि इसके साथ क्या होता है। हुकूमत वक्त ने उस पर भी शदीद तरीन एक्शन लिया और वो भी बैन हो गया। ठंडे गोश्त का मामला प्रेस एडवाइजरी बोर्ड के सामने पेश किया गया, जिसके कन्वीनियर पाकिस्तान टाइम्स के एडिटर फैज़ अहमद फैज़ और ज़िम्मेदार के मौलाना अख्तर अली और नवाए वक्त के हमीद निज़ामी थे। बोर्ड का फैसला आया, फैज़ साहब ने इसे गैर फोहश करार दे दिया, मगर मौलाना अख्तर अली, वकार अंबालवी और हमीद निज़ामी ने इसे मलून करार दिया। 20 साला अदबी ज़िंदगी में मंटो ने 270 अफसाने, 100 से ज़ायद ड्रामास, कई फिल्मों की कहानियां, मुकालमे और गुमनाम शख्सियात के खाके लिख डाले। मंटो ने कहा, मैं बनाओ सिंगार करना नहीं जानता, किसी की जलालत पर इस्त्री करके उसे पेश करना नहीं चाहता, मैं तो एक आईना साज हूँ, समाज उस आईने में अपनी शक्ल देखे। ठंडा गोश्त लिखने की पादाश में सादत हसन मंटो को 3 माह की कैद और 300 रुपए जुर्माने की सज़ा हुई और वहाँ पे सहाफ़ती हल्के गूंगे हो गए।
कोई भी उसके हक में ना बोला और मंटो को ये कहने लगे कि अब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। मंटो पर बड़ी तनकीद ये थी कि इसका मौजू हमेशा औरत के गिर्द ही घूमता है और ख़ास तौर पर तवाइफ के गिर्द। तो ऐसे क्रिटिक मंटो का अफसाना तमाशा, 3.5 आने, बाबू गोपीनाथ, नया कानून और टोबा टेक सिंह क्यों भूल जाते हैं। मंटो ने गेश्वरी कॉलेज बॉम्बे में कहा कि मैं हंगामा पसंद नहीं हूँ, लोगों के जज्बात के अंदर हेजान बर्पा करना मेरा मकसद नहीं है। मैं उस सोसाइटी की चोली क्या उतारूंगा जो पहले से ही नंगी है, और ना ही मेरी जिम्मेदारी इस मुआशरे को कपड़े पहनाना है। ये तो दर्जियों का काम है, मुझे ये काम मत सौंपो। मैं सिर्फ यही दिखाऊंगा कि नंग नंग है। मंटो को ये तन्हाई अंदर ही अंदर से काट रही थी। मंटो दिन रात शराब के नशे में धुत रहने लगे। जब भी किसी ने रात को उनको देखा तो अक्सर औकात वो विस्की पी रहे होते थे। शराब नोशी हद से ज़्यादा बढ़ने लगी। अखबार वाले सादत हसन मंटो को सामने बिठाकर कहानियाँ लिखवाते, जिसके एवज़ उन्हें 20 रुपए दिए जाते, और उधर घर में फाका कशी का रक्स चल रहा था। भूख से बिलबिलाती बेटियां हर वक्त अपनी माँ से एक ही सवाल करती थी कि हमारा बाप इतना बड़ा अफसाना निगार है तो घर में फाका क्यों है। और मंटो साहब मुआशरे की बेरुखी का शिकार, अपने शराब के नशे में धुत। मंटो को म्यू हॉस्पिटल लाहौर के नफ्सियाती वार्ड, जिसको उस टाइम पागल खाना भी कहा जाता था, उसमें रखा गया। मंटो के उस वक्त के डॉक्टर हसन मंजर ने 2021 में इंडिपेंडेंट उर्दू को एक इंटरव्यू में बताया कि मंटो साइकोटिक नहीं थे, उनका रियलिटी के साथ कनेक्शन कभी नहीं टूटा था। वो हकीकत पसंद आदमी था और हकीकत ही तहरीर कर रहा था, लेकिन उसके देखने का जाविया लोगों से थोड़ा मुख्तलिफ था। रियलिटी के साथ मंटो का कनेक्शन आर्जी तौर पर मुअत्तल हो जाया करता था, लेकिन डॉक्टर साहब के मुताबिक वो हर अल्कोहलिक के अंदर पाया जाता है, और मंटो साहब को इसी वजह से उस नफ्सियाती वार्ड में रात को विजुअल हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाती, और मंटो पागल खाने में अपने किरदारों से बातें किया करता था। कभी कलवंत कौर को उसकी खूबसूरती के मुतालिक कमेंट करता, और कभी उसका कोई भी किरदार उसके साथ हाथ मिला रहा हो। मंटो को उसके किरदार पागल खाने में रात को गले लगाने आया करते थे। मंटो उनसे खूब बातें करता। मंटो उन्हें कहता, मेरे पास बैठो, तुम सब यहाँ पे मौजूद रहना, मुझे इस सोसाइटी में किसी से नहीं मिलना, तुम सब मेरे पास बैठो। कलवंत कौर तुम यहाँ आओ, भागन तुम मेरे बाएं तरफ आओ, तवाइफ और मुगन्नियाँ तुम मेरे सामने रक्स करो। मुझे इन सब से घिन आती है। मैं तुम लोगों की सोहबत में रहना चाहता हूँ क्योंकि तुम सच बोलते हो। इधर उनकी वाइफ ने यह कहा कि मंटो साहब बच्ची को टाइफाइड हो गया है, वो शदीद अलील है, जाइए और उसके लिए दवा दारू का बंदोबस्त कीजिए। मंटो के पास पैसे नहीं थे। मंटो की बीवी ने हमसायों से चंद रुपए दवा दारू के लिए उधार लिए और सादत हसन को दिए कि अब जाइए और इसकी दवाई ले आइए। मंटो साहब घर से निकले और रास्ते में ही उनका इरादा बदल गया। उन्होंने बेटी की बीमारी को साइड पे रखा और उन्हीं पैसों के साथ शराब खरीद कर शराब नोशी करने लगे। शराब छोड़ना तो दूर की बात, सादत हसन उसकी मिकदार कम करने के लिए भी तैयार न थे। शायद वो मर जाना चाहते थे। 18 अगस्त 1954 को उन्होंने जफर जुबैरी की ऑटोग्राफ बुक पर लिखा कतबा, यहाँ सादत हसन मंटो दफन है। उसके सीने में अफसाना निगारी के सारे असरारो रमूज भी दफन हैं। वो अब मनो मट्टी के नीचे सोच रहा है कि वो बड़ा अफसाना निगार है या खुदा। मंटो हालात से फेडअप होते जा रहे थे। उन्होंने
तंग आकर ये भी कहा कि अगर मेरे अफसानों के लिए लाइब्रेरीज के दरवाजे खोल दिए गए मेरी मौत के बाद और मेरे अफसानों को इकबाल के शेरों जैसा मुकाम हासिल होने लगा तो मेरी रूह बेचैन हो जाएगी, क्योंकि जो सलूक मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ रवा रखा गया मैं उसी में खुश हूँ। 18 जनवरी की शाम मंटो देर से घर लौटे और आते ही तबीयत बिगड़ गई, खून की कैं की। और जब डॉक्टर को बुलाया गया तो डॉक्टर ने हालत देखते हुए कहा कि इनको फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। ये सुनना था कि मंटो ने इशारा किया और कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, रहने दीजिए, ये बंदोबस्त ज़रूरी नहीं। और उसके बाद अपने भांजे को चुपके से कहा, जाओ, उधर मेरा कोट लटक रहा है, उसकी जेब में 3.5 रुपए हैं, वो लो और अपने पास से कुछ पैसे साथ मिला लेना, एक विस्की की बोतल ला दो। मंटो के लिए उनका भांजा शराब लेके पहुंचा। मामू आंखों के सामने दुनिया से रुखसत हो रहा था, लेकिन यही था कि मंटो को यही दवाई बचा सकती है। उन्होंने ये शराब मंटो को छोटे छोटे घूंटों में पिलानी शुरू की। मंटो की तबीयत मज़ीद बिगड़ गई और वो गशी खा के वहीं गिर गए। वहाँ पे एम्बुलेंस बुलाई गई। जब एम्बुलेंस में जाने लगे और उसके बाद फिर कहा, थोड़ी सी एक चम्मच से मेरे हल्क में उतार दो। मंटो को चम्मच में विस्की डाल के जब पिलाई जाने लगी तो उनके मुंह से उसी तरह से बाहर आ गई और वो उसी वक्त रास्ते में ही दुनिया फ़ानी से कूच कर गए।